बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो नंबर 1 पे आपको सिखाऊंगा ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, कि दरअसल स्ट्रेस होती क्या है। इसके अलावा यहां पे आपको प्रेशर और स्ट्रेस में जो एक डिफरेंस है वो सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, जिसमें बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस के ऊपर, वॉल्यूम स्ट्रेस के ऊपर, शियर स्ट्रेस के ऊपर, कंप्रेसिव स्ट्रेस के ऊपर। उसके बाद फिर बात होगी जी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन, कि स्ट्रेन क्या होती है। फिर इसकी भी टाइप्स हैं, जिसमें हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में, वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में और शियर स्ट्रेन के बारे में। और इन द लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास पॉइजन्स रेशो के ऊपर, कि पॉइजन्स रेशो क्या है, ये हमें क्या बताती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस दरअसल क्या होती है। प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज लेके आना चाहते हो, उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में या उसके शेप में, तो आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, तो जो फोर्स आप अप्लाई करते हो ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको सिंपली आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब आपकी बुक में एक बड़ी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है हाईलाइट करके, द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जी हमारे पास स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया, फर्क क्या हुआ इन दोनों में। तो मैं बताता हूँ आपको। प्यारे बच्चों, ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेस होती है ना, वो होती है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जरा बात थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको ट्रू कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है जी, आपके पास कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप का सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया बच्चों, हम क्या करते हैं जी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इधर से भी फोर्स अप्लाई करते हैं इधर को, और इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं जी हम इधर को। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में होगा क्या, इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे ये होगी इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस। सही है, तो आपने फोर्स अप्लाई की एफ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो गई, उसकी शेप में चेंज आ गया, लेंथ में इजाफा हो गया। सही है, अब ये जो पार्टिकल्स है ना बॉडी के, जिसके ऊपर आपने फोर्स लगा के इसको इधर को किया, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं और वापस जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ना पर यूनिट एरिया, दरअसल ये होती है स्ट्रेस, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फिर हमने यहां पर ये क्यों लिखा, अब क्योंकि आपकी अप्लाई की हुई फोर्स और ये जो इंटरनल फोर्स है, ये दोनों होती हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो हम कह देते हैं जी कि भाई अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है। बस दरअसल है क्या, ट्रू कंसेप्ट ये है कि इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास स्ट्रेस होती है। ठीक है, और ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है। अगर अप्लाइड फोर्स इधर लग रही है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ को जो है वो फोर्स लगाएंगे और वापस अपनी उस पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे। समझ गए? ओके, सो तो स्ट्रेस क्या है आपके पास, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि इस केस के अंदर अप्लाइड फोर्स और ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम अप्लाइड फोर्स के साथ, ताकि आप लोगों को ज्यादा मुश्किल में न डाला जाए, इस लेवल पे आसानी के लिए हमने क्या दिया, तो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और फार्मूला भी वही है जी, फोर्स अपॉन एरिया, एफ डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, बात करते हैं जी इसके एसआई यूनिट की। ठीक है, तो देखो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है ना, कैसे, एफ डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल, पास्कल के। ठीक है, तो इसका भी ऐसा ही होगा, इसका यूनिट भी हमारे पास पास्कल है, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो बन जाता है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी सही कंसेप्ट मिल गया होगा कि स्ट्रेस दरअसल है क्या। ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद इसकी डायमेंशन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, आपके पास स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एफ डिवाइडेड बाय ए। सही है, अब एफ जो है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यहाँ लिख दो न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर्स स्क्वायर।
सही है। अब न्यूटन फर्दर किसके इक्वल होता है? आपको पता है जी, F इज इक्वल टू होता है ma, तो m की जगह पे आ जाएगा हमारा यूनिट kg और एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के, और डिवाइडेड बाय ये आ गया मीटर्स का स्क्वायर, ये m इसके स्क्वायर से कट जाता है, तो ये प्यारे बच्चों आपको मिलेगा kg और m ऊपर चला जाएगा m पावर -1 और s पावर -2। ठीक है, अब kg क्या है? मैस, उसकी जगह पे आएगा डायमेंशन में m। ये मीटर क्या है? लेंथ, उसकी पावर -1 है तो l पावर -1। s क्या है? सेकंड, जो कि टाइम है, पावर -2 है तो t की पावर -2। इस तरह आसानी के साथ आप इसकी डायमेंशन भी मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी इसकी टाइप के ऊपर। प्यारे बच्चों, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन यूनिट एरिया, यानी सिंपली आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो इसके नतीजे में बॉडी में डिफरेंट तरह के चेंजेस आते हैं। ठीक है, बॉडी की लेंथ में इजाफा हो सकता है, बॉडी की लेंथ में कमी हो सकती है, उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ सकते हैं और उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है। तो इसी के लिहाज से ना हम इन्हें, इस स्ट्रेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बहुत आसान है, देखो ज़रा इधर। सबसे पहले हम बात करते हैं जी टेंसाइल स्ट्रेस की। तो बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उस स्ट्रेस के नतीजे में बॉडी की लेंथ में इंक्रीज आ जाता है तो हम बोलेंगे ये टेंसाइल स्ट्रेस है। और अगर आपकी स्ट्रेस जो आपने अप्लाई की उसके बदले में बॉडी की वॉल्यूम में चेंज आ गया तो हम बोलेंगे ये वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेस है। इसी तरह से अगर आपने जो स्ट्रेस अप्लाई की है उस स्ट्रेस के अप्लाई करने से ना तो बॉडी की वॉल्यूम में चेंज आया, ना बॉडी की लेंथ में चेंज आया, हाँ बॉडी की शेप में थोड़ा चेंज आ गया। ठीक है, तो वो फिर कहलाएगी शियर स्ट्रेस। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी की लेंथ बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाए तो उस तरह की जो स्ट्रेस होती है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। कितना आसान है ना। अच्छा, अब इसको पेपर में लिखना है कैसे, थोड़ा थोड़ा वो भी बता देता हूं आपको। तो नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे आप टेंसाइल स्ट्रेस की और बताएंगे इफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन वन डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज देन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। बॉडी पे फोर्स लगे एक डायरेक्शन में और बॉडी की लेंथ में इजाफा हो जाए तो वही सिंपली क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। इसी तरह वॉल्यूम स्ट्रेस को बताओगे व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट फ्रॉम ऑल डायमेंशन, तमाम तरफ से फोर्स लगे उसके ऊपर, एंड the volume of the body changes और बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाए, then this is called volumetric stress or simply volume stress। फिर उसके बाद shear stress में क्या बताएंगे? when a component of deforming force acting tangent to the area of the body deforming in shape, यानी deformation in the shape will produce and this is called a shear stress। अब इस डेफिनेशन में आके ना बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं कि ये क्या लिखा हुआ टेंजेंट along the tangent, ये किस तरह से along the tangent? क्योंकि हमने सुना होता है टेंजेंट क्या होता है भाई, एक ऐसी वो लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रही होती है। अब यहाँ पर टेंजेंट का क्या काम आ गया? इसको टेंजेंशियल फोर्स क्यों कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, आपके पास ना समझने के लिए ये एक बॉक्स ले लो, ये वाला बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है और इसकी जो ये वाली शेप है ना, ये वाली साइड, चलें ये साइड की बात करें, ये साइड ऐसे है। अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दी, ये फोर्स लगा दी, इसको बेंड कर दी, इसकी शेप में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया, ये देखिए ऐसे इधर को थोड़ा सा ना इस तरह दब गया। ठीक है ना, अब जरा नोट करो इस डायरेक्शन में यूँ फोर्स लगी थी, जब ये ऐसे घूमेगा ऐसे तो ये क्या है? इसका जो ये वाला एज है क्या वो सर्कल सा कर्व का नहीं बनाता? ये था, ये देखिए यहाँ से ऐसे कर्व बन रहा है, ये बात समझ गए? तो आपकी फोर्स लगी है यूं और ये इस तरह से बॉडी की जो है वो मोशन हो रही है, ऐसे इस फेस की मोशन हो रही है, इस तरह से बेंड होगा तो ये ऐसे कर्व मोशन है। तो जो फोर्स है ना उस कर्व के साथ क्या होगी? टेंजेंट, इसी वजह से टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हैं हमने बॉडी पे फोर्स लगाई, उसकी शेप में चेंज आ गया, वैसे थोड़ी सी इस तरफ को प्रेस हो गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी बॉडी की शेप में चेंज आया है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर शियर स्ट्रेस है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारी फोर्स थी ना वो अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि ये जो इसका फेस है जब इधर को जाएगा तो ये यूं जाएगा, यहाँ से ऐसे, है ना, ऐसे याद रख लो। तो इस फोर्स को जो है वो हम इस वजह से टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। फिर से बता देता हूँ आपको कि भाई व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जब फोर्स आप एक बॉडी पे अप्लाई करो, अगर उसका एक कंपोनेंट जो है वो एक्ट करे अलोंग द टेंजेंट टू द एरिया, ठीक है, एक एरिया के अलोंग एक टेंजेंट की तरह एक्ट करे, ठीक है, तो फिर वो जो है वो बॉडी की शेप में चेंज लेकर आएगा। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे हम शियर स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, मैं आपको इसके हिसाब से समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक आपके पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है या सॉलिड है, ऐसा सॉलिड है जिसको आप मतलब दबा सकते, थोड़ा नरम है, सॉफ्ट है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर तमाम डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं, क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा ना, इसका वॉल्यूम
कम हो जाएगा, इस वॉल्यूम से थोड़े छोटे वॉल्यूम में आ जाएगा, सही है। तो ये वाली जो आपकी स्ट्रेस है ना वॉल्यूम स्ट्रेस बन जाएगी। दूसरी हमारे पास देखो कंप्रेसिव, अगर आप इधर से प्रेस करते हैं ऊपर से और नीचे से भी ये ऐसे, तो इसकी लेंथ में कमी आ जाएगी। तो ये जो आपने स्ट्रेस अप्लाई की कंप्रेसिव स्ट्रेस है। उसके बाद यहाँ देखो ये आपने ऐसे पकड़ के इसको यूँ खींचा है, इसमें एक्सटेंशन आ जाएगी, आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में एक्सटेंशन आ गई है। तो यहाँ पर जो ये वाली स्ट्रेस है इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है, इसको हम टेंशन भी कहते हैं बॉडी में। अच्छा, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर अब एक नई चीज़ आ गई, क्या कि अब की बार हम ऐसा करते हैं कि ऐसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना यहाँ से उधर को फोर्स लगाते हैं नीचे से, यानी कि ऐसे फोर्स लगाते हैं ये वाला एंड इधर फोर्स। या आप मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चले यहाँ पे बना देता हूँ जी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर यहाँ पे एक दो हैंडल बना देते हैं हम इस तरह से, इधर हम इधर को फोर्स लगाते हैं और यहाँ से हम इधर को फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो शेप है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना वो हमारे पास बेसिकली शियर स्ट्रेस बनाएगी। अगर ऐसा भी कर दें हम इस सरफेस पे रख दें, ये वाला एंड फिक्स कर दें, ऊपर वाले एंड को ऐसे मूव कर दें इस तरह से, तो भी हमारे पास जो है ना वो उसकी बॉडी की शेप में चेंज आ जाएगा। तो इस तरह की जो स्ट्रेस है वो शेप में चेंज लेके आती है, तो शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आती है जी एक टॉर्शन। टॉर्शन में क्या भाई, देखो ऐसे पकड़ा ना आपने सिलेंडर को, ऊपर वाले हिस्से को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा, उसमें ऐसे बल आ जाएंगे, है ना। तो उसकी शेप में जो है वो चेंज आ गया। तो ये वाला जो है वो इसको हम बोलते हैं टॉर्शन स्ट्रेस। और उसके बाद फिर ये एक बेंडिंग वाली भी है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास आपस में पैरेलल तो हैं मगर एक डायरेक्शन में नहीं है, ठीक हो गया। तो ये मिलके जो है ना इस बॉडी को बेंड कर देंगी। तो ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों जब अप्लाई होती है ना तो ये बेसिकली क्या कर रही हैं, ये बॉडी के अंदर जो है वो शेप में चेंज लेके आ रही हैं। तो ये वाला और ये वाला तीनों शेयर के केस में आ जाते हैं। और जो ये वाला है ये हमारे पास आ जाता है जी टेंसाइल स्ट्रेस, ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। उम्मीद है अब आपको कुछ समझ आ गया होगा। आसान टॉपिक का कोई मुश्किल तो इसमें है नहीं। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं बच्चों स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन क्या होती है, देखो आपने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दी ना, आप स्ट्रेस अप्लाई करने के बदले में बॉडी में शेप में चेंज आ सकता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, उसके लेंथ में चेंज आ सकता है, बॉडी में चेंज आएगा, बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना। अब बॉडी में कितनी डिफॉर्मेशन आई है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सिचुएशन, ये बेसिकली स्ट्रेन होती है। फिर सुनो, बॉडी में फर्ज करो लेंथ में चेंज आया, कितना चेंज आया असल लंबाई के लिहाज से। अगर वॉल्यूम में चेंज आया, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ असल वॉल्यूम के हिसाब से। पोजीशन में चेंज आया, तो पोजीशन में कितना चेंज आया असल पोजीशन के लिहाज से। ये क्या है, ये स्ट्रेन है सिंपली, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट लिखे हैं मैंने आपको, मैं बताता हूं। व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, ठीक हो गया। एंड द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है ना, कितनी प्रोड्यूस हुई है, उसकी मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, कितनी क्वांटिटी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, वो बेसिकली क्या है, वो है बेसिकली हमारे पास स्ट्रेन। कि आपने स्ट्रेस अप्लाई की थी, अब बॉडी में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज बेसिकली कितना चेंज, कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, दैट इज बेसिकली स्ट्रेन, ओके। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेन होती है ना, ये बेसिकली हम लेते हैं जी रेशो। किस तरह रेशो, कि जो चेंज आया है ना उस चेंज और असल के मुकाबले में, बॉडी में जो चेंज आया है और जो उसकी ओरिजिनल चीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई एक पैरामीटर लेते हैं लेंथ, लेंथ में चेंज आया, असल लेंथ के मुकाबले में कितना चेंज आया, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम आया, असल के मुकाबले में कितना आया। चेंज इन शेप आया, असल शेप से कितना बैंड हुई। ये चीजें बेसिकली क्या होती हैं हमारे पास, स्ट्रेन होती है। और ये रेशो होता है चेंज टू ओरिजिनल, चेंज टू ओरिजिनल, चेंज टू ओरिजिनल। देखो यहां पर मैंने मेंशन किया स्ट्रेन क्या है, चेंज इन पैरामीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल पैरामीटर। अब पैरामीटर में आपके पास लेंथ हो सकता है, आपके पास वॉल्यूम हो सकता है, आपके पास शेप में चेंज, ठीक हो गया। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, बच्चे ये पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, सिर्फ चेंज की बात क्यों नहीं की गई, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल क्यों कहा गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी एक आपके पास मटेरियल है ए और एक मटेरियल है बी, ठीक है। एक मटेरियल ए जो है ना उसके अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, जो चेंज आया है वो आया है हमारे पास तकरीबन 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो कोई आपके पास दूसरा मटेरियल है उसमें जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर का। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस मटेरियल में ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है या कौन सा मटेरियल है वो ज़्यादा एक्सटेंड होता है, तो आप उस वक्त तक नहीं बता सकेंगे जब तक आपको ये ना बताया जाए कि ये जो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ कितने में से 1 सेंटीमीटर हुआ। हो सकता है कि भाई
एक 100 सेंटीमीटर की जो रॉड है उसमें 1 सेंटीमीटर का जो है वो जो एक्सटेंशन या 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आया हो, या हो सकता है कि वो 5 सेंटीमीटर की रॉड के अंदर 1 सेंटीमीटर का एक्सचेंज आया हो। तो चेंज ज्यादा है या कम है, किस में ज्यादा है किस में कम है, यह आप उस वक्त तक जान ही नहीं सकते जब तक आप उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर ना करो। अगर 1 सेंटीमीटर का चेंज आया है ना 5 सेंटीमीटर के रॉड में, ठीक है, और दूसरी तरफ 1 सेंटीमीटर का चेंज आया है 100 मीटर के रॉड में, या 2 सेंटीमीटर का चेंज आया है 100 मीटर के रॉड में, तो ये जो दूसरा केस है, ये जो दूसरा केस है, इसके अंदर चेंज कम है, पहले केस में चेंज ज्यादा है। फिर सुनो, एक तरफ रॉड ए 1 सेंटीमीटर का चेंज, दूसरी तरफ रॉड बी 2 सेंटीमीटर का चेंज, ठीक है। अब आप ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, किसने ज़्यादा एक्सटेंशन शो की है, जब तक ओरिजिनल ना कहा जाए। अगर मैं ये बता दूं कि ये जो है ना, ये वाला, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, इसमें इजाफा हुआ 1 सेंटीमीटर का, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, इसमें इजाफा हुआ 2 सेंटीमीटर का, तो आप फौरन समझेंगे सर इधर वाला सही एक्सपेंड होता है, इधर वाला एक्सपेंड नहीं होता। ये 100 से 102 पे गया है और ये 5 से 6 पे गया है ना, तो इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा आई है। तो इसलिए जब भी आप चेंज को बताते हैं ना, तो उसको ओरिजिनल से रिलेट करके बताते हैं ताकि समझ आ सके कि चेंज ज़्यादा है या कम है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब चेंज की बात करें तो ओरिजिनल से कंपेयर करें। दैट्स वाई स्ट्रेन जो है वो आपके पास चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल पैरामीटर आर ओरिजिनल पैरामीटर होती है, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स थी ना भैया, आपने फोर्स लगा दी पर यूनिट एरिया, तो वो जो है वो बॉडी के लेंथ में चेंज लेके आ सकती है, शेप में चेंज लेके आ सकती है, उसके वॉल्यूम में चेंज लेके आ सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो डिफॉर्मेशन हुई है ना, इसमें जो लेंथ में डिफॉर्मेशन हुई है, या लेंथ में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। इसी तरह से अगर वॉल्यूम में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, उसको अलग कैटेगरी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर बॉडी की शेप में चेंज आया, तो शेप में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप, उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। बात समझ गए हो ना, स्ट्रेन तो समझ आ गई थी ना। तो जिस तरह से स्ट्रेस की कैटेगरी थी, उसी तरह स्ट्रेन की भी यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है। अगर चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ की बात करेंगे तो वो कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेन। अगर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो कहलाएगी वॉल्यूम स्ट्रेन। और अगर चेंज इन शेप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप की बात करेंगे तो वो कहलाएगी हमारे पास शेयर स्ट्रेन। उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी और सिंपल है, ठीक है। ओके जी, अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं थोड़ी डिटेल के साथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर बॉडी की लेंथ में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, टेंसाइल स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल से कंपेयर करने के लिए ओरिजिनल से डिवाइड किया। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन करनी है, ठीक है। डेरिवेशन एक स्टेप की है। आप बता दें भाई आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 है, आपने उसके ऊपर एक जो है वो स्ट्रेस अप्लाई की, ठीक है। कौन सी वाली स्ट्रेस? वो थी हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस। उसके बदले में इसकी लेंथ में इजाफा हो गया, कितना इजाफा हुआ? डेल्टा एल का, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L0। दिस इज सिंपली स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करें अगर हम इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट नहीं होता, क्योंकि देखो ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है। कितना इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, वो क्या है? बेसिकली लेंथ है ना। फर्स्ट कर लो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का डिक्रीज आया। ओरिजिनल लेंथ वो भी तो एक लेंथ है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ऊपर भी जो है वो उसका यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो नीचे भी सेंटीमीटर में, ऊपर मीटर में तो नीचे मीटर में, तो कट जाता है, यूनिट इसका होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो कोई यूनिट नहीं है इसका, और ना ही इसकी कोई डायमेंशन है, क्योंकि यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी नहीं होगी। उसके बाद फिर आ जाती है जी हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं। सिंपली चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, इनमें रेशो को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप कंसीडर करेंगे जी एक ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास v है, हमने उसके ऊपर जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई की, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया या चेंज हो गया, और वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो वॉल्यूम डेल्टा v लिखना चाहिए था, मैंने डेल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको v कर लीजिए, डेल्टा v, ठीक है। तो डेल्टा v हमारे पास आ गया इसका जी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो आपने जब वॉल्यूम स्ट्रेन निकालनी है तो चेंज इन वॉल्यूम ऊपर और ओरिजिनल वॉल्यूम नीचे, तो डेल्टा v बाय v आपके पास आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं जी वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो है हमारे पास शेयर
स्ट्रेन। ये शेयर स्ट्रेन क्या होती है? प्यारे बच्चों, बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप जो है वो एक बॉडी के ऊपर आप जो फोर्स लगा रहे हो, अगर उस फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट टू द एरिया है तो वो उसकी शेप में चेंज लाएगा। यहाँ पर मेंशन भी किया मैंने, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया प्रोड्यूसेस द चेंज इन शेप। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स लगेगी तो वो बेसिकली क्या करेगी, इसके जो है वो बॉडी की शेप के अंदर चेंज लेके आएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कह लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स लाइक शेप है। ठीक है, आपने यहाँ पे इधर एक फोर्स लगाई तो ये इस तरफ को ऐसे बेंड हो गया। अब देखो, ना तो इसके वॉल्यूम में चेंज आया है, ना इसकी इस लेंथ में, यहाँ पर ये लेंथ जितनी थी उतनी लेंथ यहाँ पर भी है, उसकी लेंथ में भी चेंज नहीं आया। हाँ, उसकी शेप में चेंज आ चुका है। यहाँ पर जो है ना वो आप देख सकते हैं, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में चला गया। अब इस बॉडी की जो है ना ओरिजिनल जो ये वाला फेस, यहाँ पर देखिए इनिशियल फेस ये था, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये था ओरिजिनल फेस। अब जब इसके ऊपर एक लगी ना इधर से स्ट्रेस अप्लाई हुई, शेयर स्ट्रेस, तो उसने क्या कर दिया, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले आया, बेंड कर दिया। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन में ये गया। ठीक है ना, तो इसमें जो चेंज आया ना, चेंज इन न्यू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, वो बेसिकली एंगल थीटा है कि ये इतने डिग्री तक यहां चला गया। ठीक है ना, बात समझ गया ना, कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो आया, इसमें डिफरेंस है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन, ये न्यू पोजीशन, यहां से यहां तक जो चेंज है वो बेसिकली कौन सा है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो बेंडिंग है, वो एंगल थीटा है। तो बेसिकली ये जो होती है ना, वो हमारे पास एंगल थीटा के इक्वल होती है। अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, ये फिर समझने में थोड़ी सी बच्चों को इसी वजह से कंफ्यूजन होती है। आपको मैंने बताया कि बेसिकली ये क्या है, ये शेयर स्ट्रेन एक एंगल है थीटा जिसके थ्रू बेंडिंग हुई। ठीक है, अब मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि भाई ये फिर आप लोग कैसे समझेंगे इन चीज़ों को। क्या आपको रटा मारना पड़ेगा? रटा नहीं मारना पड़ेगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये आप कैसे याद रखेंगे। लेकिन अब यहाँ से ना हम उलट चलेंगे, उलट थीटा से इसकी तरफ चलेंगे। वैसे तो डेरिवेशन नोट्स में हमने यूं लिखी है ना, लेकिन आपने चलना यहाँ से उलट है। क्यों? पहली बात आपके माइंड में आएगी, बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये थी, अब जो बेंड होने के बाद पोजीशन है वो ये है। तो इनिशियल पोजीशन से इस न्यू पोजीशन तक जो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेंज है वो बेसिकली थीटा शो करता है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, वो कौन शो कर रहा है, एंगल थीटा। तो एंगल थीटा जो है ना वो बेसिकली हमारी स्ट्रेन है। तो याद रखिएगा, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होती है। तो इस वजह से हम ऐसा करेंगे, यहां से उलट चलेंगे, थीटा की जगह हम लिख देंगे टेन थीटा। ठीक है, अब आपका काम आसान हो गया। टेन थीटा जो है वो बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये वाली, उस ट्राइंगल को उठा के हमने यहां लिख दिया। अब ये जो ये वाली साइड है उसको हमने y का नाम दे दिया, और जो ये वाली साइड है, ठीक है, उसको हमने दे दिया नाम x का, डेल्टा x का। ठीक है, अच्छा, तो टेन थीटा जो है वो बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि बराबर होती है, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये देखें, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो होती है। ये है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये है हमारे पास बेस। ठीक है, y, सही है। सो टेन थीटा फिर किसके इक्वल हुआ, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर डेल्टा x आ गया, और बेस आ गया हमारे पास y। तो फार्मूला आपका हो गया पूरा। अब उसके बाद इसको कैसे याद रखा जाए, ये किस तरह से बन गया? देखो भाई, ये जो डेल्टा x है ना, ये बेसिकली ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो इस फेस ने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होते हुए किया, ऐसे बेंड हुआ ना, इस पोजीशन से आगे चला गया ऐसे। तो जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर्ड फेस ने, वो है हमारे पास डेल्टा x। ठीक है, तो ये डेल्टा x लिखा, इस जगह पे लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ये है y, ये y क्या है? अब देखिए नीचे जो फेस है इसका ये वाला, ये फिक्स्ड है, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ऊपर वाला जो फेस है ना वो आगे की तरफ गया। ठीक है, तो अब ये जो है ना इस शेयर्ड फेस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड फेस, ठीक है, वो आपने ले लेना है, वो है हमारे पास ये y। तो यहां पर लिख दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस। इस तरह से आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। ओके बच्चों, अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉइजन रेशियो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसका जो नाम है वो साइंटिस्ट के नाम से ही दिया गया है, पॉइजन रेशियो। ठीक है, अब बच्चों पॉइजन रेशियो बेसिकली आपको क्या बताता है? देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो ना, ठीक है, तो उसकी लेंथ में तो चेंज आता है। अब लेंथ में चेंज के साथ साथ उसकी थिकनेस में भी चेंज आ जाता है।
ठीक है। पॉइजन रेशियो ये बताती है हाउ मच अ मटेरियल चेंज इन वन डायरेक्शन व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इन अदर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक रबड़ का बना हुआ सिलेंडर है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल, उसकी ओरिजिनल विड्थ है कैपिटल बी। ठीक है, हम उसको इस डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो ऐसे क्या करते हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, समझ गए, स्ट्रेच करते हैं, एक्सटेंड करते हैं इसको, तो इसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा, यहां पर डेल्टा एल का इंक्रीज आ गया, लेंथ में चेंज आ गया। अब लेंथ में चेंज के साथ साथ अब यहां पर जो इसकी विड्थ है उसमें भी आपको चेंज नजर आएगा। जब आप रबड़ को ऐसे खींचते हो ना तो वो सेंटर से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो आपने तो इसे इस डायरेक्शन में कंप्रेस या स्ट्रेच किया था, लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी थिकनेस है उसके अंदर भी चेंज आ जाएगा। अगर कंप्रेस करोगे थिकनेस बढ़ जाएगी, अगर स्ट्रेच करोगे थिकनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो ये बताती है हाउ मच अ मटेरियल चेंज इन वन डायरेक्शन व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस इन अदर डायरेक्शन। तो अदर डायरेक्शन है आपके पास ये वाली, और जो चेंज आ रहा है हाउ मच चेंज इन वन डायरेक्शन वो ये वाली है। इसकी बात हो रही है कि जब आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो इसमें ऐसे कितना जो है वो उसमें चेंज आएगा उसकी थिकनेस में। ठीक है, बात समझ गए। और इन दोनों में जो रेशियो है ना उसे हम बेसिकली कहते हैं पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो यहां पर मैंने मेंशन किया है व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेच्ड ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इट लेटरल लेंथ कैन आल्सो चेंज। आप जब इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो इसकी जो यहां पर थिकनेस है, सिंपल वे में कहूं तो वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जो यहां पर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है इस डायरेक्शन में, इन दोनों में जो रेशियो है ना वो बेसिकली कहलाती है हमारे पास पॉइजन रेशियो। बात समझ गए। इसको ऐसे जो एक्सटेंड करते हैं जब उसको हम, ठीक है, उसको हम कंप्रेस करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आपके पास स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है उसकी लेंथ में, इसी के साथ साथ उसकी विड्थ में भी जो उसकी थिकनेस है उसमें भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, तो ये जो थिकनेस वाली जो स्ट्रेन है और जो उसकी लेंथ वाली स्ट्रेन है, इन दोनों में जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा भी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ना ये वाली इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं अलोंग द लेंथ, और जो थिकनेस में चेंज आती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो इन दोनों में जो रेशियो होती है ना उसको हम बोलते हैं जी बेसिकली पॉइजन रेशियो। ठीक है, अब स्ट्रेन कैसे लेते हैं जी, चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो डेल्टा एल हमारे पास चेंज है, ओरिजिनल लेंथ है एल, तो डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो ओरिजिनल विड्थ है इसकी बी, चेंज कितना है हमारे पास, लेट्स सपोज डेल्टा बी, तो डेल्टा बी बाई बी हमारे पास जो है वो चेंज आ गया। ठीक है, स्ट्रेन आ गई डेल्टा बी बाई बी, तो आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आ गया डेल्टा बी बाई बी, यानी चेंज इन विड्थ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल विड्थ, और नीचे क्या है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो विड्थ वाले को हम बोलते हैं जी ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और जो लेंथ वाले उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो उसको लाजमी से लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो सब्सक्राइब इसको। अल्लाह हाफिज़।